reaction, n factor of salt is equal to the total charge, sum of the charge on cation or total sum of the charge on anion. So cation और anion का sum of the charge होता है आपका क्या, n फैक्टर किसी सॉल्ट के लिए, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे और रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो काफी यूजेबल होता है अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था सर, उसमें हमें देखना था कि K2Cr2O7 होता था, जो कि एसिडिक मीडियम में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और उसका n फैक्टर हमारा 6 आया था। वो Cr6 प्लस से Cr3 प्लस स्टेट में जाता है 2 क्रोमियम एटम। फिर अपना KMnO4 था। KMnO4 जो है सर वो KMnO4 जो है, मैग्नीज जो है KMnO4, वो एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम तीनों में ही अलग अलग टाइप का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। जो एसिडिक मीडियम में वो जाता है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर कोई बताएंगे कितना था? एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर कितना था, बताएंगे कोई? KMnO4 Mn2 प्लस में चेंज करता था सर, MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn और Mn2 प्लस, सो फैक्टर 5 होता था, +7 से +2 में चेंज था। आप लोग याद नहीं किए ना? अगर बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में बोलेंगे, अगर बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में आप n फैक्टर बोलेंगे KMnO4 के लिए, तो बोलिए कितना आता था n फैक्टर? न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में क्या आता था n फैक्टर? लिटिल बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं, 3 आता था सर। और अगर आप KMnO4 का जो KMnO4 था वो चेंज होता था MnO4 MnO2 में इन न्यूट्रल मीडियम, और MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में जाता है स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में, एंड इन दैट केस n फैक्टर इज 1। सो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम में होता है, और तीनों ही मीडियम में अलग अलग n फैक्टर होते हैं। एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3 एंड स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में 1 होता है सर। ये तो आपको याद रखना था ना, KMnO4 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हम 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे कि ये n फैक्टर हम लोग किसी कंप्लीट रिएक्शन में अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। टोटल लॉस या टोटल गेन हम लोग निकालते हैं, अगर गेन हो रहा है तो टोटल गेन निकालते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस निकालते हैं, वही उसका n फैक्टर हो जाता है। 3 क्वेश्चन हम लोग किए थे, हम आपको बोले थे कि इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना, ताकि फिर से आप कनेक्ट हो पाए इस क्लास में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर FeSO4 है, Fe2SO4 का होल थ्राइस है, जो चेंज हो रहा है Fe2 प्लस में सल्फर दे रहा है। सो इस रिएक्शन में n फैक्टर ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट का क्या होगा n फैक्टर? कैसे कैलकुलेट करें सर? यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में है और यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है, तो क्या हुआ है सर? क्या हुआ है ये हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना का गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सर, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर कितने आयरन गए हैं? तो 2 गए हैं, तो टोटल गेन कितना का हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल गेन। ओके, सल्फर की बात बताइए सर। सल्फर सल्फेट आयन 2 माइनस होता है, यहाँ पे सल्फर +6 स्टेट में है और यहाँ पे सल्फर 0 स्टेट में है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, +6 से +0 में जाएंगे, तो क्या हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। शताक्षी, आप कब से क्लास ज्वाइन किए हैं? नाउ यू आर आस्किंग कि मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या ये आपका सर आज फर्स्ट या से। सेकंड? ओहो, आज से क्लास ज्वाइन किए हैं, ओके। तो ये चैप्टर तो अपना फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट उस सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने मोल कॉन्सेप्ट कवर किया है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की, सॉरी, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन किए थे, और लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़े थे। स्टोइकियोमेट्री के बाद रेडॉक्स रिएक्शन, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देन अभी हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन, और इसके बाद आने वाला है कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी, इसके बाद आएगा टाइट्रेशन। बट ये सारे हमारे सिंगल हेडिंग में कवर हो रहा है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गुड थिंग ये है कि आप अगर प्रीवियस ओके लेक्चर सर, कवर करना थैंक यू। चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप कवर कर सकते हैं, सारे लेक्चर वहां अवेलेबल है, ठीक है।
सो n फैक्टर ऑफ थैंक यू सर। Fe2SO4 का क्या होता है? ओके, सो यहाँ पे सल्फर +6 स्टेट से +0 में जा रहा है, कैसे जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे बताइए कि कितने सल्फर राइट साइड से लेफ्ट से राइट में जा रहा है? नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं सर? 3 है। सो 3। टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कितना हो रहा है? 18 का। तो बताइए अब n फैक्टर कितना होना चाहिए? यहाँ पे n फैक्टर होना चाहिए सर 2 + 18 दैट इज 20। क्या आ रहा है बात समझ में? यस सर। सच में? नो सर। चलिए फिफ्थ एक और देखिए, FeS है और ये चेंज हो रहा है Fe3+ SO2 में। यहाँ पे हमें n फैक्टर ऑफ FeS निकालना है। आयरन यहाँ पे +2 और सल्फाइड -2। आयरन यहाँ +3 स्टेट में है और सल्फर 2 to the 4 +4 में है। आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मीन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयरन का। सल्फर के बारे में क्या बोलेंगे बताइए? -2 से +4 में गया है, ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? -2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 0 पे जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन तो टोटल लॉस 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना होना चाहिए n फैक्टर? 7। 7। डन। चलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट में आपको काउंट करना पड़ेगा इसको। FeCN का होल 6 4 ये चेंज हो रहा है Fe3+ CO2 +N। क्या होगा n फैक्टर? n फैक्टर ऑफ FeCN का होल 6 4 ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका n फैक्टर निकालना है। सो पहला चैलेंज है इसमें सारे इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे दैट इज आई होप +2। चेक कर लेते हैं हम ये चीज। कैसे चेक करेंगे? चेक ऐसे करेंगे कि साइनाइड हमें पता है Cn- होता है, Cn पे साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। 6 साइनाइड है तो 6 नेगेटिव चार्ज। आयरन का अगर हम x मान लें तो x - 6 = -4। तो -6 को इस साइड ले जाइए, +6 हो जाएगा, +6 - 4 +2 हो जाएगा। सो आयरन +2 स्टेट में है। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। आयरन +2 स्टेट में है। सो ये आयरन यहाँ पे +3 में जा रहा है। तो +2 से +3 में जा रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे लॉस का है। ठीक है, आते हैं Cn- पे कि कार्बन का Cn- में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Cn- में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे आप x + -3 इज इक्वल टू नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसको नेगेटिव लेंगे, -3 लेंगे, इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा आई होप। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे +4 होगा CO2 में और यहाँ पे +2 होगा। सो एक कार्बन के लिए +2 से +4 का चेंज कितना चेंज हुआ? 2 से। कितने कार्बन चेंज हो रहे हैं? 6 कार्बन। तो ये हो गया 2 × 6 प्लस। अच्छा ये भी लॉस ही है क्या? हाँ लॉस ही है, तो सबको ऐड करेंगे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिए थे? -3।
नाइट्रोजन का लिए थे -3, ये कहाँ जा रहा है नाइट्रोजन यहाँ पे -2 +2 पे। सो -3 से +2 ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो पहले 3 और फिर 2, तो 3 2 5 और 5 और कितने नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन। सो 5 × 6 का लॉस। बताइए कितना है ये, कितना हुआ बताइए? 30 43 हुआ क्या? 51 नहीं 53 53 कितना हुआ? 43 43 43 हुआ। 43 इज द आंसर। बताइए किसको इसमें किस चीज में किसको दिक्कत है यहाँ पे, ये बताइए। इस क्वेश्चन में किस चीज में? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी बहुतों को दिक्कत होगा, तो प्लीज रफली आप जो भी कैलकुलेशन हम किए हैं वो आप लिख सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी रफ कैलकुलेशन यहाँ आप देखे हैं वो कर सकते हैं आप। ये 43 एन फैक्टर कैसे आया, हमें बस अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे हेल्प कर रहा है क्या? इसके लिए हमें हेल्प कर रहा है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर टॉपिक, जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इजीली देखे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज निकालते हैं, है ना? सही है गलत है? चलिए 7th, 2 क्वेश्चंस और करिए, इससे आपको एक और चीज क्लियर होगा कि सर अगर Na2S2O3 है और ये चेंज हो रहा है Na2S4O6 O10 में, अच्छा ये 4 किया ना, ये 6 करिए। Na2S4 में यहाँ पे आपको n फैक्टर ऑफ Na2S2O3 निकालना है, ठीक है? और इसी को हम रिवर्स कर देते हैं कि अगर हमें चेंज ये देखना हो Na2S4O6, इससे चेंज देखना हो Na2S2O3 में, तो यहाँ पे हमें n फैक्टर ऑफ Na2S4O6 कितना हो, ठीक है? यहां से मुझे एक चीज क्लियर होगा, देखिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 3 2 जा 6, 6 - 2 मतलब -6 + 2 -4 दिस टाइम +2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यहाँ करिएगा, 6 2 जा 12 -12 + 2 -10 -10 दिस साइड, सो +10 +10/4 2.5 +2.5, सो 0.5 का चेंज है। लेकिन कितने के लिए 0.5 का चेंज है? एक सल्फर के लिए 0.5 का चेंज है। टोटल एन फैक्टर कितना लिखेंगे? 2 सल्फर चेंज हुआ है, सो 2 × 0.5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा एन फैक्टर। अब यहां अगर आप देखेंगे तो सर ये अभी निकाले हैं, इसमें +2.5 होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 0.5 का चेंज है। देखिए यहाँ पे एन फैक्टर में हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि लॉस है या गेन है, हम तो नेट चेंज निकाल रहे हैं, नेट चेंज निकाल रहे हैं। लॉस हो या गेन हो उससे मतलब नहीं है, नेट चेंज कितना का है। सो +2.5 और +2 कितना हो जाएगा दोस्त? तो सर ये हो जाएगा आपका 0.5 से, देखिए 4 का चेंज है, 4 सल्फर जा रहा है लेफ्ट से राइट में, सो 4 × 0.5 और ये 2 होगा इनफैक्ट। तो इसे हमें यही यहाँ से ये समझना है हमें कि सर हमें देखना है रिएक्टेंट साइड को, हमें प्रोडक्ट साइड को नहीं देखना है। सल्फर यहाँ 4 था तो हमने 4 का चेंज लिया, यहाँ पे 2 सल्फर था तो 2 सल्फर लेफ्ट से राइट जा रहा है, यहाँ 4 है उससे मतलब नहीं, लेफ्ट साइड में 2 सल्फर है, 2 सल्फर के एटम्स इधर से इस साइड जा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं, तो कितने चेंज होंगे? +0.5 × 2 का चेंज होगा, 1 का एन फैक्टर होगा, 1 चेंज होगा। क्या क्लियर है यहाँ ये चीज? यस सर। डन है? यस सर। चलिए अब हम लोग बहुत सारा एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं, तो एन फैक्टर का कुछ यूज कर लेते हैं। पहला टर्म है अपने पास इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास बाय एन फैक्टर। किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब एन फैक्टर आपको पता है, एन फैक्टर क्या होता है? फिर एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर वैलेंसी है किसका? एटम का,
अगर एलिमेंट है, एलिमेंट अगर एटम के फॉर्म में है तो ये वैलेंसी है। ये एन फैक्टर एसिडिटी है किसका, बेस के केस में। ये एन फैक्टर बेसिसिटी है किसका, एसिड के केस में। ये एन फैक्टर चार्ज है किस केस में, आयन के केस में, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन है ये एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ सॉल्ट। और कुछ बच गया क्या, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के या रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो नेट चेंज बोल सकते हैं, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। या फिर यही एन फैक्टर किसको बोलेंगे, अगर ये आपका सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो भी एक लेना है। क्या समरी ठीक है, यही सब पढ़े हैं एन फैक्टर निकालने के लिए। अगर एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी, अगर बेस है तो एसिडिटी, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, अगर कोई आयन है तो उसका एन फैक्टर चार्ज ऑन द आयंस, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहां पे हम देखेंगे नेट चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या नेट चेंज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर सॉल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्या या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, कोई वन ऑफ देम काउंट कर लीजिए, दैट इज इट्स एन फैक्टर। वेट हम डाल सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए सर। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaCl, ये निकाल सकते हैं ना। सोडियम का होता है 23 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। कितना हो जाएगा 53 पॉइंट, गड़बड़ लिखना है क्या, 58.5 ग्राम। क्या ठीक है, 58.5 ग्राम। चलिए एन फैक्टर ऑफ NaCl क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ NaCl दिस इज इक्वल टू 1 बाय either you count positive charge, sodium पे 1 positive charge, or either you count negative charge, chlorine पे 1 negative charge, so it is 1, n factor is 1। तो सर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज 58.5। डन है। एक चीज यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सर ये तो एक बात हुई एन फैक्टर निकाल, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है ना, अगर आप इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट आप अगर निकालिएगा तो उस केस में भी इक्विवेलेंट वेट आपको सेम ही आने वाला है। क्या कहने का मतलब है कि NaCl जो है ये डिसोसिएट होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो आप either you find out the equivalent weight of NaCl collectively, or either you find out the equivalent weight of sodium plus and Cl minus and then add it, तो आपको equivalent weight मिल जाएगा। equivalent weight of NaCl को आप ये भी लिख सकते हैं कि equivalent weight of Na plus कितना होगा सर, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन। equivalent weight of Na plus plus equivalent weight of Cl minus, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस कितना लिखे सर, तो ये हो गया मोलर मास बाय n फैक्टर 1 प्लस मोलर मास 35.5 बाय n फैक्टर 1, दिस इज 58.5। चलिए यहाँ आपको ज्यादा इसलिए नहीं समझ में आएगा ये चीज कि सर क्या फर्क पड़ा, ये तो 1-1 डिवीजन में था, 1-1 n फैक्टर था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका फर्क आपको दिखेगा जब हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। जैसे आप सेकेंड एग्जांपल लीजिए, आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, कितना होगा सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। कैसे करें इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहली बात मोलर मास ऑफ H2SO4, it is equal to 2 into 1 gram for hydrogen plus 32 gram for sulfur plus 4 into 16 gram for oxygen। when you calculate it, it comes to be 98 gram। n फैक्टर 2 है इसका, n फैक्टर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 आता है सबको समझ में। बेसिसिटी इसका 2 है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 है। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट,
equivalent weight of H2SO4 is equal to 98 by 2 is equal to 49. ओके, हम अभी जो आपको बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि सर एक बात और है कि अगर आप H2SO4 को देखिएगा तो इट डिसोसिएटेड इनटू 2H प्लस SO4 2 माइनस। सो अगर इंडिविजुअल इस दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल के हम ऐड करें ना तब भी हमारा यही आंसर आएगा। तो हम ये भी लिख सकते थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस। अब ये समझना है कि इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आया है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस निकालिए। आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो 1 हुआ, मास भी 1, वैलेंसी फैक्टर भी 1, चार्ज भी 1। तो आप करेंगे सल्फेट का मास कितना हो जाएगा, 98 से 2H माइनस कर दीजिए 96 हो जाएगा, 96 बाय वैलेंसी फैक्टर चार्ज ऑन इट, सो ये हो गया 1 प्लस 48 इज इक्वल टू 49। आता है बात समझ में? तो सर यहाँ आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस में 2 से मल्टीप्लाई किए क्या, नहीं सर। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या आ रहा है, इससे हमारा इक्विवेलेंट वेट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है सर। आ रहा है बात समझ में? एग्जाम्पल थर्ड कीजिए, आप एक और कीजिए, एक और एग्जाम्पल कीजिए आप, एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस क्या होगा। पहला जो कैलकुलेशन ये है वो है मोलर मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, मोलर मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस बताइए कितना होना चाहिए, 2 इंटू 27 एल्यूमिनियम के लिए प्लस सल्फेट के लिए आपको पता है 96 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, 96 इंटू 3 सल्फेट आयन अभी निकाले थे ना इसीलिए लिख सकते हैं। सो ये 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाना चाहिए ये 342 ग्राम। क्लियर? एन फैक्टर बताइए कोई, Al2SO4 का होल थ्राइस एन फैक्टर कोई बताओ जल्दी, कोई बताइए एन फैक्टर इसका फास्ट। प्राजक्ता 342 ग्राम करेक्ट, इसका एन फैक्टर बताइए कोई, एनीवन? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है यार, Al2SO4 का होल थ्राइस का एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं आप, टोटल Five. चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं गिन रहे हैं आप। Sir, 5. 5 होगा, एल्यूमिनियम पे, एक एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं, 3 प्लस चार्ज होते हैं और 2 एल्यूमिनियम है, 5 कहां से आ रहा है? क्या एल्यूमिनियम का बैलेंस ही नहीं पता है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की बैलेंस ही नहीं पता है, सल्फेट आयन पे चार्ज नहीं पता है कि SO4 2 माइनस होता है और ये 3 सल्फेट के आयन है, टोटल 6 माइनस चार्ज होगा, पता नहीं कहां से 5 आ रहा है एन फैक्टर। एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। एक्सप्लेन करेंगे 5 सांभवी, 5 आंसर एक्सप्लेन करेंगे कैसे हुआ इसका एन फैक्टर 5? Sir, 6. कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यार आप लोग, कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बताइए।
एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर नहीं निकल रहा है, वेरी बैड, एकदम रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, सर 342 आया है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 6, कितना आएगा ये कितना आ जाएगा? 57. 57, इक्विवेलेंट वेट इज 57। सर हम लोग और मेथड जो दिखे थे वो यूज करें क्या? बिल्कुल, Al2SO4 का होल थ्राइस, अगर आप इसका डिसोसिएशन चेक, इट इज 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। सर अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस देखें, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम Al3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस सल्फेट आयन माइनस, क्या होगा सर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो सर मास होता है एल्यूमिनियम का 27 और एन फैक्टर होगा 3, चार्ज ऑन द आयंस, प्लस सल्फेट आयन का सर 96 इज द मास, 2 इज द चार्ज, सो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा ये 57, क्या इक्वल है? चेक समझ में आ रहा है बातें क्या है ये बोलिए। तो सर हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट does not depends, equivalent weight does not depends upon coefficient of elements in that compound, डन। अगर हम लोग बुक के रेफरेंस में बोले इक्विवेलेंट वेट को डेफिनेशन, ये तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन हो गया, ये तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन हो गया। वेट कैलकुलेशन हो गया सर। अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट का बुक वाइज डेफिनेशन देखें कि इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? इक्विवेलेंट वेट it is that weight which reacts or liberate first 1 gram of hydrogen atom, 8 gram of oxygen atom, आप लिख सकते हैं 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन एटम और 127 ग्राम ऑफ आयोडीन एटम। ओके, समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बुक का इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन आपको बुक में ऐसे दिखेगा कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो वेट होता है जो either it react or either it liberates 1 gram of hydrogen, in terms of hydrogen 8 gram of oxygen, 35 gram of 80 gram of bromine और 127 gram of iodine, इस हर किसी के वे में डिफाइन किया गया है। चलिए जरा इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इसके बिहाफ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं।
प्राजक्ता, इसके बिहाफ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? सो लेट्स से एज्यूम कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, क्या होगा? ठीक है, तो अब आप देखिए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट है? अभी इसमें अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे, इसको क्या चेक करेंगे कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम का वेट कितना है? मैग्नीशियम का वेट है सोडियम देन मैग्नीशियम 24 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट है सर 32 ग्राम, 16 इंटू 2 32 ग्राम। सो सर 24 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अब डेफिनेशन बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस व्हिच इज either react with 8 gram of oxygen in terms of oxygen or either liberate 8 gram of oxygen। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन है तो 8 ग्राम रिएक्ट देख लेते हैं कि सर 32 ग्राम अगर 24 ग्राम से रिएक्ट किया है तो इसका 8 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा बताइए? इसका 8 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा? बोलिए भाई साहब, इसका कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा? Oh, it is not balanced reaction. Let me correct. It is 16 ग्राम। सो ये आएगा सर 12 ग्राम। बैलेंस नहीं था ये इक्वेशन, अभी बैलेंस है। सो 24 ग्राम रिएक्ट विथ 16 ग्राम नॉट 32 ग्राम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 8 ग्राम 12 ग्राम से, सो इक्विवेलेंट वेट हो गया अपना 12 ग्राम। दिस इज इक्विवेलेंट वेट। तो ये एक तरीका है इक्विवेलेंट वेट जानने का। हम लोग जो पढ़े थे कैलकुलेशन, क्या उससे हम नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर हमें निकालना होता तो सर हम ऐसे लिखते ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम is equal to molar mass of magnesium 24 divided by valency factor n factor that is 2। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है सर, पता है अपने को, तो ये 12 ग्राम आ गया, 12 आ गया इक्विवेलेंट वेट। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इस डेफिनेशन में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस सर। यस सर। चलिए देखिए H2O का डिकम्पोजिशन देख लीजिए। ऑन हीटिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। H2O डिकम्पोज नहीं होता है हीट करने से, H2O डिकम्पोज नहीं होता है। H2O को हीट करने से वाटर वेपर मिलता है। लेकिन अगर हम H2 प्लस O2 देख रहे हैं, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या है यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। एक बार मास लिख लीजिए, मोलर मास। ये हो गया 18 ग्राम। 18 ग्राम डिकम्पोज करेगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन देगा। You can find out the equivalent weight of water in terms of hydrogen and oxygen। किसी के भी टर्म में आप निकालिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर निकालना है। चलिए वाटर के लिए अगर हम हाइड्रोजन लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर हाइड्रोजन के टर्म्स में देखिए, 2 ग्राम H2 प्रोड्यूस्ड बाय 18 ग्राम ऑफ H2। लेकिन हाइड्रोजन के टर्म में डेफिनेशन क्या था? 1 ग्राम हाइड्रोजन आइदर रिएक्ट और आइदर लिबरेट। सो 1 ग्राम लिबरेट करेगा कितना? 18/2 दैट इज 9 ग्राम। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। ये वाटर का इक्विवेलेंट वेट होता है। आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देख सकते थे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन एटम। सो सर 16 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम बोल दें, ऑक्सीजन लिबरेट बाय 18 ग्राम वाटर। तो हमें 8 ग्राम में मेजर किया जाता है ऑक्सीजन का। 8 ग्राम लिबरेट करेगा कितना? 18/16 इंटू 8, सो 2 9 9। आ रहा है बात समझ में? सो वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 9 ग्राम होता है। तो क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आया कि बुक अगर ऐसा डेफिनेशन लिखता है कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू द amount of substance which react or liberate by 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine, 80 gram of bromine, 127 gram of iodine. These are the definition.
ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो क्या आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट अच्छे से समझ में आया? एन फैक्टर हम लोग कैसे यूज करते हैं? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद रहेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, या कोई डाउट है अभी भी? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर याद रहेगा सबको? Yes, sir. चलिए, जो नेक्स्ट है, जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म छोड़े थे, दैट इज नॉर्मेलिटी। यही छोड़े थे ना हम लोग? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए हम कंप्लीट लिखते हैं। of solute present in per liter of solution। जैसे हमारा मोलरिटी था, मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। आप देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सर, नॉर्मेलिटी जिसको हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter multiplied by, sorry not multiplied, if you are taking volume of solution in liter तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा कुछ भी, अगर ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो लीटर में अगर लिए हैं तो नो प्रॉब्लम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे गाइस हम आपको सीरीज ऑफ फॉर्मूला दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तभी ये ध्यान रहेगा। सो यहाँ पे एक नया टर्म आया सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है सर? तो चलिए ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे हैं? हाँ, अभी जस्ट सीखे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे सीखे हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो सर अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो अगर इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का एक और फॉर्मूला आया। देखिए ये पहला फॉर्मूला है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, अब हो गया सर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट के जगह पे ये रख दीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एन फैक्टर क्या ऊपर चला जाएगा क्या? ठीक लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं बोलिए? एन फैक्टर इंटू एन फैक्टर। वेट बाय मोलर मास मोल्स नहीं होता है क्या, बताइए? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी चीज का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा तो दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट यार, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। सो एक ग्राम इक्विवेलेंट का फिर फॉर्मूला आया दूसरा, कि सर अगर वेट दिया हुआ है और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो हम ये पहला वाला फॉर्मूला से ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्टली मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो फर्स्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर, यू गेट द ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, कोई दिक्कत तो बोलो, अरे कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, नहीं है ना? चलिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, हाँ जी सर बोलिए। No, sir. ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मेलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम था ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
एक और फॉर्मूला हो गया सर, नॉर्मलिटी अगर हमें दिया हुआ हो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट का तीसरा फॉर्मूला हो गया। हुआ या नहीं हुआ बोलो? चलो, नॉर्मलिटी वाला जो फॉर्म है ना, उसको थोड़ा हम लोग एक्सपेंड करते हैं। जो नॉर्मलिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं कैपिटल एन का, उसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे लिख देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्म है, ये देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मोलैरिटी क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर। तो यही तो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मली फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी कैपिटल एम इनटू एन फैक्टर। तो इसका मतलब सर ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी के टर्म्स में। तो इसका मतलब हुआ सर कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज आल्सो इक्वल टू, जहां पे आप नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिखिए, वहां पे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर रख दीजिए नॉर्मलिटी के जगह पे, तो हो जाएगा मोलैरिटी कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं, मोलैरिटी नहीं, एन फैक्टर, दिस इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज फोर्थ फॉर्मूला। अरे कुछ बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो? तो आ रहा है सर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का ये 4 फॉर्मूला ध्यान में रहेगा आपको। ये सीरीज ऑफ फॉर्मूला आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हमको वेट दिया हुआ है सब्सटेंस का, और इक्विवेलेंट वेट तो हम निकाल लेते हैं, कैसा भी सब्सटेंस हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें मोल्स दिया हुआ है तो मोल्स इंटू एन फैक्टर से ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। अगर हमें मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से एन फैक्टर निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। these all four formulas for ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये जो है मोलरिटी, जिसको आप कैपिटल एम बोलते हैं, इसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इन लीटर, तो क्या मिलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। पता है आपको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। अरे पता है? नहीं पता है? अरे मोलरिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम होता है यार, ठीक है? तो ठीक है ना? यस सर। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वही तो काम किए हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पे आपको ये इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर कहीं पे मोलरिटी कैपिटल एम है और वॉल्यूम हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको ml में गिवन है, तो जोड़ी नहीं है कि हर जगह हम उसे लीटर में कन्वर्ट ही करें। हम यहाँ पे मिली मोल ऑफ सॉल्यूट भी ट्रीट कर सकते हैं। मिली मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मिली मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? मिली मोल आ जाएगा, समझ रहे हैं? सिमिलरली हम ये बात नॉर्मेलिटी पे भी अप्लाई करते हैं कि नॉर्मेलिटी कैपिटल एन into volume of solution, volume of solution, if given in liter you get the gram equivalent of solute, gram equivalent of solute, right? And if normality volume of solution is given, volume of solution is given in ml, then it is milligram equivalent, no problem, milligram equivalent of solute। क्या आता है बात समझ में? बोलिए। क्लियर है या क्लियर नहीं है? क्या क्लियर है ये चीज? यस सर।
मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। चेक कीजिए, देखिए क्या है कि आपके पास एक कंटेनर में मान लीजिए एसिड या बेस, कोई एक चीज मानिए, अदर एसिड अदर बेस, मानिए एसिड 1 या फिर बेस, ये रखा हुआ है। दूसरा कंटेनर में भी आपको एसिड या बेस रखा हुआ है, आप दोनों सेम ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट में एसिड लेंगे तो दूसरे में भी एसिड लेंगे, वो केस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिड 2, या फिर अगर आप बेस ले रहे हैं पहले में तो यहाँ भी आप बेस लेंगे, बेस 2 ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके, नॉट ओके, नॉट ओके। सो इसके बारे में आपको नॉर्मेलिटी पता है N1 और वॉल्यूम पता है V1, और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि इसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। अब आप क्या कर रहे हैं कि दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? मिक्स कर रहे हैं किसी एक कंटेनर में, ठीक। इस कंटेनर में दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया आप, ठीक। तो एक बात तो तय है कि इसके बारे में अगर बात करें कि V फाइनल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर V फाइनल V1 प्लस V2 होगा, ये बात तो तय है। हमें पता करना है कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, व्हाट इज N फाइनल, दिस इज द क्वेश्चन। कि सर अगर दो एसिड को मिक्स किया जाए जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, या फिर दो बेस को मिक्स किया जाए, एसिड बेस को नहीं, न्यूट्रलाइजेशन वाली केस हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो अगला केस होगा। सो अगर सर दो एसिड को मिक्स किया जाए जिसकी एक की आपका नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, दूसरा एसिड का नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, केस में जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें, उस फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये चीज। देखिए मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1, या अगर आप बेस ले रहे हैं तो बेस 1 चलेगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, N1V1 नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऊपर लिखे हम आपको। If volume is taken in liter, it is gram equivalent. If volume is taken is in ml, then it is milligram equivalent. No issue. Okay, gram equivalent of acid 2 या base 2, जो भी ले रहे हैं आप, base 2, तो कितना लिखेंगे, N2V2। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे ना। सो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग, टोटल gram equivalent of mixture after mixing, या ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर मिक्सिंग, तो क्या लिखेंगे बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, दिस इज टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई साहब अगर हमें फाइनल सॉल्यूशन का N फाइनल लिखना है तो हमें लिखना है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। सो N फाइनल का फॉर्मूला आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 divided by V1 plus V2. So when we mix two acid or two base having normality N1 volume V1 and N2 volume V2, you get the final solution having normality N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. Check it fast. फर्स्ट केस कि सर अपने पास इस बार जो हम ये एसिड में हम एसिड मिक्स कर रहे हैं, बेस में बेस मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक एसिड दूसरा बेस ले लिया तब ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, वो केस अपना दूसरा होगा कि जब आप एसिड में बेस को मिक्स करेंगे तब क्या होने वाला है, ठीक है। सो पहले ये है कि एसिड में एसिड या बेस में बेस अगर हम मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा। नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2. This is the normality of final solution.
प्राजक्ता, अपर स्लाइड प्रीवियस मैसेज है या अभी का मैसेज है ये? सोज अपर स्लाइड। सर प्रीवियस मैसेज है। ओके ओके। नो प्रॉब्लम। Any issue till now? Okay, done, sir. Done? Very good. चलिए केस सेकंड में आते हैं। एक में एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं। केस 2 लेते हैं। अब सेकंड बात ये है सर कि इफ फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक और फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर हम लोग ये लें कि एक ये कंटेनर है जिसमें एसिड है और दूसरा कंटेनर हमारा ये है जिसमें क्या है? बेस। ठीक है। अब आप एसिड में बेस को मिक्स कर रहे हो एंड यू गेट अ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। एसिड में आप बेस मिक्स कर रहे हो एंड यू गेट अ थर्ड फाइनल सॉल्यूशन। ओके। सो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि इस एसिड की नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, और इस बेस की नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम के साथ तो कोई लफड़ा नहीं है। V फाइनल जो होने वाला है वो V1 प्लस V2 ही होगा जब दोनों को आप मिक्स कीजिएगा। प्रॉब्लम है नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन का। इस बार फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगा? ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप एसिड में बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर एग्जैक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल, तब तो उस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा सर। ना तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। वो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। आप समझ पा रहे हैं बात? अगर एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट और बेस की ग्राम इक्विवेलेंट दोनों सेम हो जाए, अगर एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट और बेस की ग्राम इक्विवेलेंट दोनों सेम हो जाए, तो इसमें आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या क्लियर है बात? उस केस में आपको कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है? न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलने वाला है। कंप्लीटली सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिड और बेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का मोल्स ज्यादा है, तो वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। और अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा। आ रहा है बात समझ में? तो अब यहाँ पे इस फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे आपको ये 3 बातें कर सकते हैं कि केस फर्स्ट, इफ फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक, इफ फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक, इफ फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक, इसका मतलब ये हुआ कि N1 V1 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा N2 V2 का वैल्यू, देन ओनली फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक। gram equivalent of acid is greater than gram equivalent of base, then only the final solution becomes acidic, otherwise final solution basic होगा। तो अगर ऐसा है सर तो हम लिखेंगे n final, जो नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आएगा, जो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आएगा, that is equal to, normality of final solution is equal to sir N1 V1 minus N2 V2 divided by V1 plus V2, माइनस होता है यहाँ। ओके। केस 2, केस 2 बोल रहे हैं हम कि इफ फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक,
if final solution is basic, तो क्या होगा, मतलब ये होगा कि सर इस बार N2V2 is greater than N1V1. In that case, N final is equal to N2V2 minus N1V1 by V1 plus V2. अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि सर ये दोनों केस को हम अलग अलग फॉर्मूला ऐसे याद रखें क्या, कि N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2, N2V2 minus N1V1 by V1 plus V2. सर ये N1V1 और N2V2 तो आपके एजम्पशन पे डिपेंड है ना. अगर आप कहीं पे क्वेश्चन में बेस का कंसंट्रेशन N2V2 हो तो, बेस का कंसंट्रेशन N1V1 हो तो, ये तो आपने एज्यूम किया ना कि N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, N2 इज द नॉर्मलिटी ऑफ बेस. उल्टा भी हो सकता है. तो क्या हम इसको ऐसे याद रखें? जी नहीं, ऐसे याद मत रखिए आप इसको ऐसे याद रखते कि अगर इस केस में एन फाइनल लिखना है तो सर हमें निगेटिव नहीं लेना है, आप मॉड ले लो और N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2 कर लो. N1V1 बाय V1 प्लस V2, इसका आप मॉड ले लो, निगेटिव नहीं होना चाहिए. N1V1 ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक, N2V2 ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक. और हमें जो एन फाइनल कैलकुलेट करना है वो किसी उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, बाय V1 प्लस V2 करिए. दैट्स एन फाइनल, दैट इज एन फाइनल. नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हायर में से लोअर को माइनस किया है, V1 प्लस V2 किया है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके लिए मॉड में रखेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हमें माइनस करना है और V1 प्लस V2 से डिवाइड करना है. तो हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, उसको दोनों का इंडिविजुअल केस याद रखने की जरूरत हमें नहीं है. So n final is equal to N1V1 mod of N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2. और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल आता है तो केस 3 है कि if solution final solution is neutral, if final solution is neutral, if final solution is neutral, in that case those N1V1 is equal to N2V2, acid and base both having same gram equivalent, equal gram equivalent, cancel each other, gram equivalent N1 is equal to N2V2. For complete neutralization of acid and base, complete neutralization of acid and base. Complete neutralization of acid and base. Clear? So sir, in terms of मोलैरिटी भी अपना रिलेशन सेम ही आता है, N1V1 इक्वल टू N2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2. हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to a mixture of 250 ml of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl. कीजिए तो इस क्वेश्चन को.
volume of water that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution HCl. आप समझिए चीजों को क्या हुआ है। पहले तो क्वेश्चन के सिचुएशन को समझिए कि आपके पास दो HCl के सॉल्यूशन है, अलग अलग रखे हुए हैं, अलग अलग दो सॉल्यूशन है HCl के। जो एक HCl का सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी दिया हुआ है 250 ml वॉल्यूम है और 0.6 मोलर है। दूसरा जो सैंपल है आपके पास HCl का, इस HCl का वॉल्यूम कितना लिया गया है 750 ml। ओके, 750 ml वॉल्यूम है और 0.2 मोलर है ये सॉल्यूशन। अब अगर इस दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा आफ्टर मिक्सिंग। ठीक, ओके। सो सर इसका हमें वॉल्यूम तो पता है, कितना होगा 250 प्लस 750, दिस इज 1000 ml। इसका हमें मोलैरिटी नहीं पता है, एम फाइनल हमें नहीं पता है। अब जो भी इसका एम फाइनल आएगा, मैं आपको भी क्वेश्चन सिचुएशन समझा रहा हूं कि इसका एम फाइनल आप जो भी क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एम फाइनल कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी काम हमने नॉर्मेलिटी के साथ किया है ना, जो भी चीज आपको मैंने नॉर्मेलिटी के लिए बताया है कि जब हम एसिड में एसिड मिक्स करेंगे तो नॉर्मेलिटी एन फाइनल इक्वल 1 प्लस N2 V2 by V1 plus V2, that's totally applicable in case of molarity 2। मोलरिटी के केस में भी एम फाइनल इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं रुक रहा है, क्वेश्चन ये है कि इसकी एम फाइनल तो जो होगा वो होगा। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस फाइनल सॉल्यूशन में कितना वाटर मिलाया जाए ताकि एम फाइनल हमारा 0.25 आए। जो फाइनल सॉल्यूशन हमें आए वो 0.25 की मोलरिटी हो उस सॉल्यूशन की। इसके लिए मुझे ये बताइए कि इस फाइनल सॉल्यूशन में वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सिचुएशन समझ में आया क्या है। HCl के दो अलग अलग सॉल्यूशन अपने पास हैं, 250 ml 0.6 मोलर, 750 ml 0.2 मोलर। इस दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, हमें 1000 ml का एक सॉल्यूशन मिल रहा है जिसकी मोलरिटी कुछ होगी, जाहिर सी बात है 0.25 से ज्यादा होगी, तभी हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जो फाइनल मोलरिटी आएगा वो 0.25 से तो ज्यादा होगा। हमें ये निकालना है कि उसमें कितना वाटर दिया जाए, कितना उसे डाइल्यूट किया जाए ताकि उसकी मोलरिटी 0.25 हो जाए। तो एक सॉल्यूशन का तरीका हमारा ये हो सकता है, जैसे जैसे हम आपको प्रोसेस बोले हैं वैसे वैसे करना है कि सर आप एक काम कीजिए, पहले फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी आप निकाल लीजिए। तो निकालिए, एम फाइनल इज इक्वल टू, आप करिए सर M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इससे निकालिए सर। ओके, सो व्हाट इज M1 V1? M1 V1 इज सर 250 into 0.6 plus 750 into 0.2 डिवाइडेड बाय यहाँ आपको क्या करना है, V1 plus V2 1000। अब मैं आपको बताऊं कि सर आप M1 V1 ये यहाँ पे लीटर वाली बात नहीं लगेगी। क्यों लगेगी, जब हमने यहाँ भी ml में रखा है 250 और नीचे भी रखा है 1000 ml में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ही है ये। तो चलिए सर कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 0 हटा दीजिए इसको, 50 होगा क्या, 0.6 से मल्टीप्लाई करने पे ये 150 होगा। ये कितना होगा, ये 0 कैंसिल करिए, ये भी 150 होगा बाय 1000, तो ये हो जाएगा सर आपका 300 बाय 1000 एंड यू गेट 0.3। तो आप चेक कीजिए, देखिए इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.3 मोलर होगी। अब हमें ये फाइंड आउट थोड़ी करना था, हमें तो फाइंड आउट ये करना था कि अब इस सॉल्यूशन में हम कितना वाटर मिलाएं कि मोलरिटी है। तो सर हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़े हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला में यही तो बात थी कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलता है। सो एम फाइनल इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू, ये जो निकाले हैं आप एम फाइनल वी फाइनल आफ्टर डाइल्यूशन का मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन इनटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन।
कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि इसकी मोलारिटी इतनी हो जाए। सर मोलारिटी फाइनल कितना था 0.3, वॉल्यूम कितनी थी 1000 इज इक्वल टू डाइल्यूट की मोलारिटी कितनी है 0.25, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट कितना होना चाहिए यही तो निकालना है। सो 1000 प्लस मान लीजिए x, सॉल्व कर लीजिए सर। ये कैंसल कर लीजिए, नहीं यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते क्या यहाँ 0 कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप 40 कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस x इज इक्वल टू 1200, सो x इज इक्वल टू 200। सो 200 ml वाटर ऐड करने पे हो जाएगा ये काम। क्या हम ठीक निकाले हैं बोलो, आप लोगों को निकला है कुछ क्या? वॉल्यूम जो है वो 200 ml होना चाहिए, वाटर ऐड करेंगे। सो 200 ml वाटर, 200 ml वाटर एडेड, तब जाकर के मोलारिटी 0.25 हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बातें? बोलिए, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको या नहीं आया? कैलकुलेशन फॉर्मूला शायद हम पहले बता चुके हैं, बताए या नहीं बताए हैं बोलिए। यस सर, नो सर? Yes, sir. यस सर। सो डाइल्यूशन में क्यों होता था m1 v1 इक्वल टू m2 v2, बिकॉज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ डाइल्यूशन। सो सर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इक्वल करते थे और हमारा फॉर्मूला आ जाता था m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। चीज यूज किया, और अगर आप इसको समझ पाते ना, थोड़ा सा हम लोग इसको एक लाइन में कर सकते थे, और अगर थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो आपका फाइनल मोलारिटी दिया हुआ है ना 0.25, दैट इज इक्वल टू m1 v1 0.6 इंटू 250 था ना, 250 प्लस 0.2 इंटू 750। और सर वाटर के चलते कोई मोलारिटी थोड़ी होगी सर, बस टोटल वॉल्यूम में आप ये कर लीजिए सर, v वॉल्यूम ऐड किया गया और 1000 वॉल्यूम है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, v का आंसर आ जाएगा दोस्त। क्या बोलते हैं? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, v का आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता था शॉर्टकट। तो सर मैंने प्रोसेस किया है, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए पहले, अभी आप शॉर्टकट मत करा करिए। दिस मच v प्लस 1000 इंटू 0.25 इज इक्वल टू, ये तो 300 आया था ना कैलकुलेट करके, तो 300 हो गया, और ये हो जाएगा 250 सेट। तो 0.25 v इज इक्वल टू 300 माइनस 250। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 50 बाय 0.25 डबल जीरो, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? क्या बोलते हैं बोलिए। Yes, डन sir. है ये, डन है ये? ओके, चलिए हम लोग एक आपको होमवर्क करते हैं कुछ। 10 ml ऑफ 1/2 नॉर्मल, इसको कभी कभी सेमी नॉर्मल भी बोला जाता है, NaOH लिखेगा तो वो सेमी नॉर्मल लिख लेगा, कॉमा 13 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल KOH, इसको डेसी नॉर्मल भी बोलते हैं, 1/10 नॉर्मल KOH, एंड 75 ml of 0.2 नॉर्मल BaOH का होल ट्वाइस आर मिक्स्ड। इस तीनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। फाइंड फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइनल normality of the solution।
10 ml of 1/2 normal NaOH, 13 ml of 1/10 normal KOH and 75 ml of 0.2 normal BOH का whole twice are mixed. Find the final normality of the solution. चेक कीजिए, टाइम है अभी तो हम सॉल्व कर देते हैं आपको। क्या कर सकते हैं सर, आराम से करिए आप। n फाइनल इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डिवाइडेड बाय n3 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। क्या दिक्कत है सर? ये सारे बेस है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है, KOH भी बेस है और BOH का होल ट्वाइस भी बेस है, तो सारे बेस है। तो बेस में बेस जब आप मिलाएंगे तो माइनस वाली तो कोई चक्कर आएगी नहीं, तो सबको ऐड कर दो ग्राम इक्विवेलेंट को, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, आपको n फाइनल निकल जाएगा। तो आप कर लेंगे 10 इंटू 1/2, 13 इंटू 1/10 और 75 इंटू 0.2 कर लो, या आप 2/10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 10 ml, 13 ml, 75 ml। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा सर 5 प्लस 1.3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 8 98। क्या ठीक लिख रहे हैं, कोई इशू? ओके 21.3 प्राजक्ता करेक्ट by 98। this much normal, this much normal करेक्ट। आपको मैं होमवर्क करता हूं एक चीज इसमें एडिशनल करके, कि मैं यहाँ पे इसको 0.2 नॉर्मल ना करके 0.2 मोलर कर दूंगा तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा बताइए? अगर 0.2 नॉर्मल ना करके 0.2 मोलर कर दूंगा और कुछ भी नहीं बदलूंगा, क्वेश्चन सारा सेम है, जस्ट मैं यहाँ पे होमवर्क करके क्वेश्चन 2 लिखता हूं। आपको सोचना है क्वेश्चन नंबर 2, all are same as one as first, only BaOH का whole twice having molarity 0.2, molarity 0.2, आपको 0.2 मोलर लेना है, दैट्स इट। स्मॉल m, सॉरी नॉट कैपिटल m, नॉर्मेलिटी ना लेकर के मोलरिटी लेना है। आपको सोचना ये है कि इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा इससे। अगर हम नॉर्मेलिटी के जगह पे मोलरिटी ले लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, क्या आंसर यही रहेगा या आंसर चेंज करेगा, ये चीज आपको देखना है। करेक्ट करेंगे आप इसको? Sir, can you show the question once again? पल्लवी या प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं दिखे थे, ये लीजिए। सर पूरा नोट डाउन नहीं किया मैंने। Yes, sir, ओके done. ओके चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन है। सेम क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करके लिख लीजिएगा। only modification is that at the place of 0.2 normal we are taking 0.2 molar BOH का whole twice। so what is the change in the questions, क्या चेंज आएगा उससे, और आंसर्स में क्या चेंज होंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आपको जो बताएंगे कि इसके होने से आंसर में क्या चेंज आएगा। क्लियर? एनी डॉट? सो आज हम लोग पढ़े हैं नॉर्मेलिटी। आप सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला को एक बार अपने हैंड से ऐसे ही रफली